हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का अंग्रेजी शुरू करेंगे। क्लास 12th में एक बुक है रेनबो पार्ट 2 करके, वो हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसके जितने भी वर्ड्स हैं उसको देखेंगे, मतलब हम लोग पढ़ते चलेंगे, वर्ड्स को भी देखते चलेंगे लाइन बाय लाइन, और जो हम लोगों को समझना है वो समझते हुए चलेंगे। और फिर जब हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे तब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय, हिंदी में इसको कहेंगे इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड कल्चर, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन और संस्कृति क्या है। एक शब्द है हमारा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सभ्यता। सभ्यता हम लोग यदि नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो सभ्यता जो है किसी आदमी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बताता है कि उसका रहन सहन किस प्रकार है, ठीक है। यानी वो बोलने का क्या ढंग है, यानी किसी से बात करने का क्या ढंग है, अपने से बड़ों के साथ बात करने का क्या ढंग है, अपने से छोटों के साथ क्या बात करने का क्या ढंग है, बैठने का क्या ढंग है, मतलब कितना सभ्य है। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे किसी आदमी को देखते हैं तो उसके रहन सहन से उसको बस थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किस तरह का आदमी है, मतलब ये कितना सभ्य है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना इसमें मैनर्स है, वो सब। तो सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि इसमें मेनली हम लोग देखते हैं कि ये कितना मतलब कैसे बात करता है, किस तरह वो किसी से बात करता है, कैसे वो छोटों से बात करता है, बड़ों से बात करता है, उठने बैठने इन सबों का किस तरह इसके पास मैनर्स है, तरीका है। तो वही हमारा जो है क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन कहलाता है। जब इस सबों को मिला दिया जाता है तो हमारा वर्ड बनता है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि कितना सभ्य है, कितना उसमें अच्छाई है, बुराई है, ये सब पता चलता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा जो कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति का मतलब हुआ कि इसमें आर्ट हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों का अपना अपना क्या होता है कल्चर, कहते हैं ना कि बहुत उन लोगों का अलग कल्चर है, उन लोगों का अलग कल्चर है। मतलब कल्चर का मतलब क्या, मतलब वहाँ जैसे किसी क्षेत्र की बात करेंगे कि वहाँ का कल्चर क्या है, मतलब वहाँ क्या आर्ट है, क्या म्यूजिक है। आर्ट का मतलब हुआ कला, जैसे पेंटिंग हो या कुछ भी हो। म्यूजिक मतलब संगीत किस तरह का है, उसके बाद ड्रेस किस तरह का है, उसके बाद उसका रिलीजियन क्या है, रिलीजियन क्या है। तो ये सभी जो है हमारे सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, कल्चर। तो कल्चर का मतलब आर्ट होगा, म्यूजिक होगा, ड्रेस होगा, रिलीजियन होगा, या रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। हम लोग जानते हैं कि सब हर एक जगह का, बहुत सारे जगहों का क्या होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है। मतलब क्या हुआ, रीति रिवाज होने का मतलब क्या हुआ, अलग कल्चर है। जैसे बिहार का कल्चर अलग है, मान लेते हैं साउथ यानी दक्षिण भारत का कल्चर अलग है, ठीक है। मतलब वहाँ का जो है रीति रिवाज या रिलीजन है या म्यूजिक है, आर्ट है, वो अलग है बिहार की अपेक्षा। तो यही हुआ हमारा संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति का मतलब हुआ, सभ्यता का मतलब हुआ कि आदमी के बारे में बताता है कि वो कितना सभ्य है, क्या उसमें तरीका है, मैनर्स है, किस तरह का विचार है, वो बतलाता है। और कल्चर का मतलब हुआ कि वहाँ का क्या आर्ट है, म्यूजिक है, रिलीजन है, रिचुअल है, रीति रिवाज या धर्म है, संगीत है, वो सब बतलाता है। तो ये हम लोगों ने देखा, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब भारतीय सभ्यता, मतलब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है, मतलब पूरे इंडिया की बात किया जा रहा है इसमें। मतलब भारत का क्या सिविलाइजेशन है, मतलब यहाँ के लोग किस तरह इनका विचार है वो, और यहाँ जो है किस तरह के रीति रिवाज हैं, किस तरह के धर्म है, किस तरह के म्यूजिक है, किस तरह के आर्ट है, वो सब है। तो हम लोगों ने समझा कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, बस एक छोटा सा क्या, ये चैप्टर में जो है बहुत छोटा सा है। ये किसी बड़े महात्मा गांधी जो थे वो बहुत सारी किताबों को लिखे हैं। उनका एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इस तरह के बहुत सारे वो लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये एक छोटा सा पाठ है जो कि हम लोगों को किसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम लोगों से भारतीय सभ्यता और कल्चर के बारे में इसमें बातें की जा रही है। तो देखते हैं हम लोग, यानी इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। और सबसे पहले जो है पहले चैप्टर, पहले पेज में जो है वो महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई लेख हो सबसे पहले उसके बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चैप्टर में ऐसे होते हैं कि जो मेन होते हैं तो पहले उस लेखक के बारे में लिख दिया जाता है एक पेज में, तब उसके बाद
बारे में वो क्या क्या लिखे हैं वो बताया जाता है। तो इसी तरह इस चैप्टर में है कि पहले महात्मा गांधी के बारे में एक पैराग्राफ में लिखा गया है, उसके बाद वो क्या कहे हैं इसके अंतर्गत, इसके परिप्रेक्ष्य में वो लिखा है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जो चैप्टर में दिया हुआ है। पहला लाइन जो है, मोहनदास करमचंद गांधी। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये लिखता है 1869 टू 1940। इसका मतलब हुआ कि उनका जो जन्म हुआ, यानी बोर्न जो हुआ, मतलब जन्म जो हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर हम लोग जानते हैं किस जगह में हुआ था? पोरबंदर। और पोरबंदर है कहाँ? तो ये गुजरात का एक जिला है। गुजरात एक स्टेट है, भारत का एक स्टेट है, तो वहाँ एक जिला है पोरबंदर। ठीक है, वहाँ क्या है? एक जिला है पोरबंदर। वहीं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसलिए पहला जो लिखा हुआ है वो हुआ कि उनका जन्म, उनके जन्म के बारे में बता रहा है कि ये जन्म उनका जो हुआ था तो 2 अक्टूबर, पूरा नहीं लिखा है बट वो सिर्फ क्या लिख दिया गया? ईयर लिख दिया है। तो इसे समझ लेना है कि 1869 में उनका जन्म हुआ। और दूसरा जो है ये 1948 लिखा हुआ, मतलब 1948। इसका मतलब उनका जो डेथ हुआ, यानी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो क्या थे? एक बहुत ही कट्टरपंथी थे, मतलब कट्टर विचार के थे। तो उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो ये जो है इनके जन्म को बतलाता है, और ये इनकी हत्या, यानी उनका जो नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गन शॉट जो किया गया था वो बतलाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली, मतलब वो चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, ठीक है, लोकप्रिय हैं। पॉपुलरली नोन एज, मतलब चर्चित हैं। किस नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? पॉपुलरली मतलब वो इस नाम से विख्यात है। किस नाम से? नोन एज बापू। तो वो महात्मा गांधी जो हैं बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं, बापू के नाम से चर्चित हैं। ठीक है, और या द फादर ऑफ द नेशन। द फादर मतलब पिता, ऑफ मतलब के, द नेशन मतलब राष्ट्र के पिता, यानी वो या तो राष्ट्र के पिता के नाम से चर्चित है या बापू के नाम से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम लोग या तो बापू कहते हैं या क्या कहते हैं? भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वही इनके बारे में बताया जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली वो उनका नाम जो है चर्चित है। किस नाम से? बापू के नाम से, या फिर भारत के यानी राष्ट्रपिता के रूप में वो चर्चित है। अब यहां तक तो हो गया। अब वो कहा जा रहा है कि वाज थे। कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जो किस नाम से? बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जो चर्चित थे वो थे, क्या थे? वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। वो थे, मोर मतलब ज्यादा, क्या थे? देन ए पॉलिटिशियन। देन का मतलब से, देन मतलब से, किससे? तो एक पॉलिटिशियन से, मतलब एक राजनेता से ज्यादा होता है ना। एक ही आदमी है, मान लीजिए वो 2 काम करता है, तो एक के प्रति उसका झुकाव ज्यादा होता है, एक के प्रति कम होता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि महात्मा गांधी तो जो थे वो ज्यादा आध्यात्मिक थे। वाज मोर मतलब ज्यादा, स्पिरिचुअल लीडर, वो एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। किससे? देन ए पॉलिटिशियन, मतलब राजनेता की अपेक्षा वो क्या, किसमें उनका झुकाव ज्यादा था? तो आध्यात्म में, यानी आध्यात्मिक नेता के रूप में झुकाव ज्यादा था। अब ये आध्यात्मिक क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब हुआ कि वैसा आदमी, वही आदमी स्पिरिचुअल कहलाता है जो गहन विचार करते हैं और जो लोगों को मानसिक रूप से एक मजबूत बनाते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, कोई फिजिकल टचमेंट नहीं होगा, बट वो मेंटली जो है किसी आदमी को मजबूत बनाते हैं। तो वही आदमी हमारे क्या कहलाते हैं? स्पिरिचुअल। तो ये गांधी जी जो थे वो मानसिक रूप से लोगों को ज्यादा मजबूत बनाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहा जाए कि महात्मा गांधी जो थे राजनेता से ज्यादा, मतलब राजनेता कम थे, राजनेता भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, बट उससे ज्यादा जो थे वो क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे, यानी लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते थे। ठीक है, कि यदि मानसिक रूप से आदमी को मजबूत बनाया जाए तो हो सकता है कि ये क्या होगा? ज्यादा कम करेगा, और वही हुआ। हम लोगों ने आजादी पाई, बस यही सब कारण था। आगे बढ़ते हैं।
ही सक्सेसफुली, ही मतलब कौन, महात्मा गांधी, वह सफलतापूर्वक मतलब वे सफलतापूर्वक, तो कहने का मतलब ही मतलब कौन, तो महात्मा गांधी के लिए लगा ही, वे सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड प्रयोग किए, उन्होंने पूर्वक प्रयोग किए किसका, ट्रुथ मतलब होता है सत्य का, ट्रुथ मतलब सत्य का, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किए किसका, तो सत्य का, एंड नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा, अहिंसा का मतलब हुआ कि बिना किसी तोड़फाड़, मारपीट, मर्डर, हत्या, गोली, बंदूक जो भी हो, बिना इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसका मतलब किसको लेने का प्रयास करेंगे, स्वतंत्रता लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा में वो विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए एज द चीफ वेपन्स, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, तो द चीफ मतलब मुख्य वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए, मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किए, तो सत्य और अहिंसा का, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश रूल शासन के खिलाफ उन्होंने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया और मदद किए भारत की, गेन इंडिपेंडेंस, गेन मतलब प्राप्त करने में, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने में, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत ही मदद की। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम 1915 से, फ्रॉम मतलब होता है से, तो ये 1915 से टिल 1948 1948 तक, चूंकि वो साउथ अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए और तब से लेकर जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई तब तक वो भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व, अमूल्य योगदान दिए। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1915 से 1948 तक, टिल मतलब तक, ही कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह डोमिनेटेड, नियंत्रण किए, उनका वर्चस्व रहा, मतलब 1915 से 1948 तक उनका पूरी तरह वर्चस्व रहा, कंट्रोल रहा, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में उनका पूरी तरह वर्चस्व रहा, उनका पूरा नियंत्रण रहा, जब तक वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहे, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, तो तब तक उनका क्या रहा, भारतीय राजनीति में उनका पूरा वर्चस्व रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही डाइड, वह मारे गए, मतलब उनकी हत्या हुई, एट द हैंड्स, के हाथों, एट द हैंड्स का मतलब के हाथों, ऑफ ए फैनेटिक, मतलब एक कट्टरपंथी, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी का मतलब हुआ कि जैसे कोई आदमी है, वो मान लेते किसी धर्म के बारे में, मतलब वो ज्यादा झुकाव है उनका, बहुत ज्यादा, और यदि आप मान लीजिए उस धर्म के बारे में थोड़ा सा भी गलत बोलते हैं तो वो आपको मारने पर उतारू हो जाता है। तो ऐसे आदमी को ही हम लोग कहते हैं कट्टरपंथी, मतलब हो सकता है कि वो किसी चीज के प्रति ज्यादा क्या हो, झुकाव उनका हो, तो वही कहलाता है कट्टरपंथी। तो इनकी जो हत्या हुई, ही डाइड, वह मारे गए, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक कट्टरपंथी जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, उनके हाथों मारे गए ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, किनके द्वारा, एक कट्टरपंथी जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। आगे बढ़ते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, और एक होता है बायोग्राफी, इसको कहते हैं हम लोग आत्मकथा, और इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं जीवनी, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, जीवनी। दोनों में अंतर क्या है, आत्मकथा का मतलब, आत्म मतलब खुद के बारे में लिखी गई कहानी या कथा। तो कोई आदमी मान लीजिए कि खुद अपने ही बारे में लिखे, तो वो जो लिखेंगे वही कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। और मान लीजिए कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के बारे में, किसी दूसरे आदमी के जीवन से संबंधित बातें लिखे, तो वो कहलाता है बायोग्राफी। वो क्या कहलाता है, बायोग्राफी। तो चूंकि महात्मा गांधी जो हैं वो खुद के बारे में लिखे हैं, इसलिए उसको कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी, और वह यदि महात्मा गांधी किसी दूसरे के बारे में लिखते तब वो होता बायोग्राफी। तो वही कहा जा रहा है यहाँ कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका जो आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखा गया एक जो कथा था उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग हैं, एंड
द न्यूमरस मतलब बहुत सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, तो कहने का मतलब उनकी आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और बहुत सारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं सो समझते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर के बीच में जो है कोई मान लेते हैं संपादक हो या अदर आदमी भी कुछ लिखते हैं किसी चीज के बारे में, तो वही जो है क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, लेख का, जो किसी चीज के बारे में बतलाता है। तो वही है कि उनके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे, ठीक है। दैट ही रोट, जो कि वो लिखे थे, तो उनका आत्मकथा कौन, माय एक्सपेरिमेंट विद लाइफ, और उनके द्वारा बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिखे गए थे, लेख जो लिखे गए थे, दैट ही रोट, उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया। उन्होंने किसके लिए, ये जो आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे थे, उन्होंने किसके लिए लिखे थे, तो यंग इंडिया के लिए। अब ये यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया जो था, यंग इंडिया एक जो था वीकली मतलब साप्ताहिक पत्रिका था, एक वीकली पेपर था, साप्ताहिक पत्रिका था, जिसको भी किसने शुरू किए थे, महात्मा गांधी ही इसको शुरू किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया पत्रिका को, साप्ताहिक पत्रिका को उस समय शुरू किए थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिखे थे किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए, मतलब यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। और उनका एक आत्मकथा था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ क्या ट्रूथ। आगे क्या कहता है, एंड द स्पीचेज, और स्पीचेज मतलब भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिए, और बहुत सारे भाषण जो उनके द्वारा दिए गए थे, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ओकेजन्स मतलब अवसरों पर जो बहुत सारे उनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे, रिवील मतलब उनके बारे में बतलाता है, प्रकट करता है, हम लोगों को बतलाता है क्या, हिम, उसके बारे में बतलाता हूं, क्या क्या चीज बतलाता है, तो उनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा, उनके द्वारा बहुत सारे लिखे गए आर्टिकल्स जो कि यंग इंडिया पत्रिका में छपता था, सो, और उनके द्वारा बहुत सारे जो स्पीचेज थे, ये तीनों चीजें जो हैं उनके बारे में बतलाता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो केवल ये नहीं बताता है कि वो केवल एक वास्तविक विचारक थे, ओरिजिनल मतलब वास्तविक विचारक थे, लेकिन बट ऑल्सो, लेकिन एज ए ग्रेट मास्टर, एक महान मालिक, मतलब किसी चीज पर किसी का अधिकार हो, तो उनके बारे में ये सभी चीजें जो है केवल ये नहीं बतलाता है कि हाँ भैया वो जो थे सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही थे, वास्तविक विचारक ही थे, बल्कि ये भी बतलाता है कि हाँ वो जो थे ग्रेट मास्टर, महान क्या थे, मालिक थे, यानी उनका अधिकार था किस पर, ऑफ चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है शालीनता, शालीनता मतलब शालीनता पर भी उनका क्या था, अधिकार था, मतलब शालीन थे वो, विचार शालीनता मतलब शालीन विचार के थे, सादा विचार के थे। तो और क्या थे, और क्या थे, तो इडियमेटिक इंग्लिश, इडियमेटिक का मतलब होता है इडियम से बना, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो वो इंग्लिश जो यूज करते थे लिखने में, उसमें बहुत सारे मुहावरों का यूज करते थे, इसलिए उसको कहा जाता है इडियमेटिक इंग्लिश। तो कहने का मतलब कि उनके द्वारा जो लिखा गया है आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने किसके लिए, यंग इंडिया के लिए लिखे थे, यंग इंडिया पत्रिका के लिए, और उनके द्वारा बहुत सारे जो भाषण दिए गए थे, ये सभी चीजें ये नहीं बतलाता है कि सिर्फ वो एक वास्तविक विचारक थे, बल्कि ये भी बतलाता है कि वो जो थे वो शालीनता के गुरु थे, मतलब शालीनता पर उनका पूरा अधिकार, सादा जीवन पर उनका पूरा अधिकार था। और किस पर, और वो मुहावरेदार अंग्रेजी के भी बहुत बड़े विद्वान थे, यानी जो कुछ भी लिखते थे तो उस अंग्रेजी में वो मुहावरों का ज्यादा यूज करते थे, ठीक है।